हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी कि ईसीबी। ईसीबी क्या होता है, इस पे क्या क्या प्रोविजंस लगते हैं, कौन कौन सी अप्रूवल लेनी पड़ती है, ये सब कुछ इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे हम लोग। ईसीबी क्या होता है, जब भी कोई इंडियन कंपनी या कोई भी इंडियन पार्टी आउटसाइड इंडिया से लोन लेती है, इसको ईसीबी बोलते हैं। क्या होता है ईसीबी, जब भी इंडियन कंपनी या कोई भी इंडियन पार्टी आउटसाइड इंडिया से लोन लेती है, इसको ईसीबी बोला जाता है। इसके कुछ रीजंस, कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। जब हम लोन लेते हैं आउटसाइड इंडिया से तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है इन कंपैरिजन टू द इंडिया। इंटरनेशनल मार्केट को हम एक्सेस करते हैं, और ईसीबी इंडियन करेंसी में भी रेज हो सकता है और फॉरेन करेंसी में भी रेज हो सकता है। कुछ समझ नहीं आया कि ईसीबी होता क्या है, देखते हैं एक बार फिर से थोड़ा ब्रॉड मैनर में। जब भी इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से या आउटसाइड इंडिया से फंड लेती है, और फंड कैसे लेती है, इक्विटी शेयर इशू करती है। फॉरेन इन्वेस्टर से फंड लिए, उसके बदले में कंपनी ने क्या कर दिए, इक्विटी शेयर इशू कर दिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को। इसको क्या बोला जाता है, एफडीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको एफडीआई बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से फंड रेज करती है और बदले में इक्विटी शेयर्स नहीं, डिबेंचर देती है, बॉन्ड्स देती है, या फिर कुछ नहीं देती है, सिर्फ एक लोन ले लेती है, लोन की तरह पैसा रेज कर लेती है फॉरेन इन्वेस्टर से, इसको ईसीबी कहा जाता है। जब भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, उसके बदले में फंड्स लेगी फॉरेन इन्वेस्टर से, उसको एफडीआई बोला जाएगा। बट डिबेंचर इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, या फिर एज अ लोन पैसा रेज करेगी, तो उसको ईसीबी कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, एनी काइंड ऑफ फंडिंग अदर देन इक्विटीज, ईसीबी। कोई भी फंडिंग ले रहे हैं हम फॉरेन इन्वेस्टर से, इंडियन कंपनी कोई भी फंडिंग फॉरेन इन्वेस्टर से ले रही है अदर देन इक्विटी, इक्विटी को छोड़ के, उसको ईसीबी कहा जाता है। सिंपल, समझ में आ गया। अब इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि ईसीबी क्या होता है, कैसे कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि ईसीबी इंडियन करेंसी में भी हो सकता है और फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। तो इसकी दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 क्या बोलता है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब हम ईसीबी रेस कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में। सेकेंड कैटेगरी है इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब ईसीबी रेस कर रहे हैं इंडियन करेंसी में। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ ईसीबी, तो आपको इसमें सिर्फ दो कैटेगरी बतानी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 इज़ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एंड कैटेगरी 2 इज़ इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। नेक्स्ट, दो रूट होते हैं ईसीबी रेस करने के, दो रूट होते हैं। अब हम पैसा ला रहे हैं बाहर से, फॉरेन से पैसा रेस कर रही है इंडियन कंपनी, तो इसमें कुछ अप्रूवल लेनी पड़ती होगी। पैसा आ रहा है तो पैसे से कौन इन्वॉल्व है, आरबीआई। अथॉरिटी कौन होगी इसमें, आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है, कुछ रूट्स हैं कैसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसके दो रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, अगर कंपनी ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आरबीआई ने स्पेसिफाई करी हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को कंपनी कंप्लाई कर लेती है, तो उसको ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रही, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आरबीआई ने लगाई हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रही, फुलफिल नहीं कर पा रही, तो कंपनी को अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा। अप्रूवल रूट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। बोरोवर मतलब इंडियन कंपनी अप्लाई करेगी आरबीआई को, मैंने बोला था ना इसमें अथॉरिटी कौन होगी, पैसा है। ईसीबी मतलब पैसा, बोरोइंग्स ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो पैसे में कौन अथॉरिटी है, आरबीआई सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो हम किसकी अप्रूवल लेंगे, आरबीआई की तो अप्रूवल लेंगे। तो बोरोवर अप्लाई करेगा आरबीआई को थ्रू ऑथराइज डीलर, ऑथराइज डीलर के थ्रू। आरबीआई का ऑथराइज डीलर कौन है, बैंक्स। हम बैंक के पास जाते हैं जब भी हमें पैसा चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है, सीधा आरबीआई तो नहीं जाते ना। तो बोरोवर इंडियन कंपनी अप्लाई करेगी आरबीआई को थ्रू ऑथराइज डीलर, मतलब थ्रू बैंक्स अप्लाई करेगी। ठीक है, आरबीआई फिर एप्लीकेशन किसको दे देगा, एम्पावर्ड कमिटी को एप्लीकेशन दे देगा। आरबीआई की कमिटी है एम्पावर्ड कमिटी, उसको एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा। एम्पावर्ड कमिटी फाइनल डिसीजन लेगी कि अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिंपल, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसी भी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि पता नहीं कैसा चैप्टर है ये, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जैसे मैं समझा रही हूँ बहुत ईजीली समझा रही हूँ, आपको एक बारी में समझ आ जाएगा वीडियो देखने से। ठीक है,
अब मैंने बताया था रूट्स ऑफ ईसीबी, दो रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, अगर आरबीआई की जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं आरबीआई ने वो कंप्लाई कर ली, इट इज़ ऑटोमेटिक रूट। ऑन द अदर हैंड अगर कंप्लाई नहीं कर पाए तो अप्रूवल रूट है, बोरोवर को अप्लाई करना पड़ेगा आरबीआई को थ्रू ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर कौन होता है, बैंक्स होते हैं, ठीक है। फिर आरबीआई एप्लीकेशन लगा देगा, एम्पावर्ड कमेटी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा। एम्पावर्ड कमेटी फाइनल डिसीजन लेगी अप्रूवल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल गई अप्रूवल उसके बाद वो ईसीबी रेस कर सकता है, अगर नहीं मिली तो नहीं कर सकता, सिंपल। अब देखते हैं इसमें मिनिमम मैच्योरिटी भी तो कुछ होता है। जब भी हम लोन रेस करते हैं तो मिनिमम मैच्योरिटी भी कुछ होता है। मिनिमम मैच्योरिटी क्या होता है, कितने टाइम में पैसा हमें वापस करना है ना, मैच्योर कितने टाइम में हो जाएगा ईसीबी। तो इसकी भी दो कैटेगरी मैंने बताया था ना। कैटेगरी 1 कौन सी है, फॉरेन करेंसी एक मिनट, कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी 1 है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, कैटेगरी 2 है इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। जब कैटेगरी 1 में पैसा रेज होता है तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में पैसा वापस करना है। 3 साल में ईसीबी मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद पैसा वापस कर दो, ठीक है। कितना है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इज़ 3 ईयर्स। इसमें भी सेम है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इज़ 3 ईयर्स। ये दोनों का सेम है, तो मैं एक ही पढ़ाऊँगी, दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, मतलब 3 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। वैसे तो 3 साल है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर वो एक्सेप्शन में आ रहे हो तो वो 5 साल हो जाता है। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इज़ 5 ईयर्स इफ़ यू आर इन एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। इफ़ ईसीबी रेज्ड फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, अब ईसीबी रेज करिए फॉरेन इक्विटी होल्डर से। फॉरेन इक्विटी होल्डर कौन होता है, क्या समझ रहा है, फॉरेन मतलब फॉरेन के लोग, इक्विटी होल्डर मतलब जिनके पास इक्विटी है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हु आर फॉरेनर्स, सिंपल। फॉरेन इक्विटी होल्डर कौन होता है, ऐसे फॉरेनर जिनके पास हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, सिंपल, ठीक है। तो ईसीबी रेस करिए हमने फॉरेन इक्विटी होल्डर से एंड यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज किसके लिए करेंगे, फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ लोन। किसके लिए यूज़ करेंगे, 3 चीज़ों के लिए, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या होता है, जैसे कंपनी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, कंपनी ने रेस करे फॉरेन इक्विटी होल्डर से 100 रुपये, और जिसमें से 10 रुपये कंपनी अपने काम में लगाएगी, जो उसका पर्पस है उसमें लगाएगी, बाकी 90 रुपीज़ बच गए, वो किस लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, ठीक है। जिस चीज़ के लिए पैसा रेस करा है, मान लो ईसीबी रेस करा है 100 करोड़, जिसमें से 10 करोड़ उसमें लगाएगी जिसलिए कंपनी ने बताया कि हमने इसलिए पैसा रेस करा है, बाकी बचे हुए 90 करोड़ सिर्फ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज़ करेगी कंपनी। इसको बोलते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, सिंपल। ईसीबी रेस करा है फॉरेन इक्विटी होल्डर से और यूज़ करेंगे वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, देन एवरेज मैच्योरिटी इज़ 5 ईयर्स, सिंपल, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। मिनिमम मैच्योरिटी दोनों कैटेगरी के लिए सेम है, चाहे वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है चाहे इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 ईयर्स होता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर ईसीबी रेस करा है फॉरेन इक्विटी होल्डर्स के लिए, फॉरेन इक्विटी होल्डर से, एंड उसको यूज़ करेंगे फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, देन एवरेज मैच्योरिटी वुड बी 5 ईयर्स। अब ये एवरेज मैच्योरिटी क्या होता है, हमने मैच्योरिटी सुना है, एवरेज मैच्योरिटी क्या होता है, चलो देखते हैं एवरेज मैच्योरिटी क्या होता है। अब एक बोरोवर है, इंडियन कंपनी है, उसने बहुत सारे लोगों से पैसा रेस करा होगा ईसीबी, उसने फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा रेस करा है जिसकी मैच्योरिटी है 2 ईयर्स, लेकिन उन्होंने तो 3 ईयर्स लिखा था। हाँ, तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। बोरोवर ने फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा रेस करा 2 साल की मैच्योरिटी के लिए, अदर पार्टी से करा है भी फॉरेन है, उसकी मैच्योरिटी है 5 ईयर्स, ठीक है। अब इन सब का एवरेज मैच्योरिटी निकालना है। एवरेज मैच्योरिटी क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, कितना है 2 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 3 ईयर्स। और हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी शुड बी 3 ईयर्स, तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी कितनी आ गई, 3 साल आ गई। समझ नहीं आया। बोरोवर ने पैसा रेस करा फॉरेन इक्विटी होल्डर से 2 साल की मैच्योरिटी वाला, अदर पार्टी से करा जिसकी मैच्योरिटी 4 ईयर्स है, ठीक है। अब इन सारे इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी मिलाकर मिनिमम एवरेज 3 साल आनी चाहिए। ये नहीं लिखा उसमें सिर्फ 3 साल ही होनी चाहिए,
इसमें लिखा है कितनी भी होनी चाहिए, लेकिन एवरेज मिलाकर 3 साल आनी चाहिए। तो हमने इसका एवरेज निकाला 2 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स, 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आ गया। सिंपल, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजिबल बोरोवर्स। ईसीबी रेज कर सकती है इंडियन पार्टी, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन एलिजिबल कौन है इसके लिए ईसीबी रेज करने के लिए? हु आर द एलिजिबल पर्सन्स इन इंडिया? देखते हैं। कैटेगरी 1 कौन सी थी? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ एलिजिबल है? तो ऑल एंटिटीज़ एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई वो ईसीबी ले सकती हैं। जो भी एंटिटीज़ एफडीआई रेज कर सकती है वो एंटिटीज़ ईसीबी भी रेज कर सकती है, सिंपल। और पोर्ट ट्रस्ट यूनिट्स इन एसईजेड, एसईजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सिडबी और एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी रेज कर सकता है। ठीक है, कैटेगरी 2 है इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। इसमें कौन आएगा? कैटेगरी 1 वाले सारे एलिजिबल बोरोवर्स कैटेगरी 2 में आ जाएंगे। ठीक है, जो जो कैटेगरी 1 रेज कर सकते हैं वो कैटेगरी 2 भी रेज कर सकते हैं, लेकिन साथ में 3 एडिशन भी है। कंपनी एंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस, जो कंपनी माइक्रो फाइनेंस में है, जैसे कि बंधन बैंक आपने सुना होगा, ये माइक्रो फाइनेंस में एंगेज्ड है। सेकेंड, रजिस्टर्ड एनपीओ। एनपीओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे लोग एलिजिबल बोरोवर्स होते हैं फॉर रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, सिंपल। नेक्स्ट, एलिजिबल लेंडर्स। कुछ जैसे एलिजिबल बोरोवर्स हैं तो एलिजिबल लेंडर्स भी तो होंगे। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए सेम है, ये 4 पॉइंट कैटेगरी 1 के लिए भी है, कैटेगरी 2 के लिए भी सेम है। ठीक है, लेंडर शुड बी FATF IUSO कंप्लायंट कंट्री। आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है FATF और IUSO, एथिक्स के एग्जाम्स, एथिक्स के पेपर में, बहुत सारे DD के पेपर में भी है ये। ठीक है, लेंडर को होना चाहिए FATF IUSO कंप्लायंट कंट्री होनी चाहिए। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया एज ए मेंबर कंट्री। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जहाँ पे इंडिया मेंबर कंट्री हो। ठीक है, और इंडिविजुअल है तो फॉरेन इक्विटी होल्डर है, तो हमने पढ़ लिया। और फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरी कंपनी ऑफ इंडियन बैंक्स, इंडियन बैंक्स की कोई फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया, वो भी एलिजिबल लेंडर्स हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शन। एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शन का मतलब इन जगहों पर ईसीबी का पैसा हम यूज़ नहीं कर सकते, नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है, टैक्स में पढ़ा जाता है नेगेटिव लिस्ट, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करती है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और रियल इस्टेट में ईसीबी का पैसा यूज़ नहीं करा जा सकता, कैपिटल मार्केट में नहीं करा जा सकता, इक्विटी में नहीं करा जा सकता, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ लोन में नहीं करा जा सकता। लेकिन हमने तो पढ़ा था करा जा सकता है, हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर्स। अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा रेज करा है तो वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए यूज़ करा जा सकता है, अदरवाइज नहीं करा जा सकता, सिंपल। और लास्ट पॉइंट इज ऑन लेंडिंग फॉर अबव मेंशन्ड एक्टिविटी। इन सब के लिए लेंड भी नहीं करा जा सकता पैसा, खुद तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी और को दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तू इन सारी चीज़ों में पैसा लगा दे जो हमने रेस करा था ईसीबी के थ्रू, ऐसा भी नहीं कर सकते, सिंपल। करेंसी ऑफ बोरोइंग तो मैंने बता दिया, कैटेगरी 1 में फॉरेन करेंसी, कैटेगरी 2 में इंडियन करेंसी है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लिमिट एंड लेवरेज। कितनी लिमिट है? ऑल एलिजिबल बोरोवर कैन रेज अप टू $750 मिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर। सारे एलिजिबल बोरोवर जो मैंने आपको बताए वो रेज कर सकते हैं एक साल में $750 मिलियन एज अ ईसीबी, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, इससे ज़्यादा करना चाहो तो अप्रूवल ले लो आरबीआई की। $750 मिलियन तक कर रहे हो एक साल में, तो वो बिना किसी अप्रूवल के आप रेस कर सकते हो थ्रू ऑटोमेटिक रूट, लेकिन इससे ज़्यादा करना है तो अप्रूवल रूट है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई की। ठीक है, उसके बाद ईसीबी ले रहे हैं अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से, तो मैक्सिमम 7:1 में ले सकते हैं। 7:1 क्या है? फॉरेन इक्विटी होल्डर से कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम 7:1। ईसीबी लाइबिलिटी इज टू इक्विटी रेशो, मतलब जैसे 25% होल्डिंग है, 25% होल्ड करता है फॉरेन इक्विटी होल्डर,
तो 25% का 7 टाइम्स तक डेट ले सकते हैं। मतलब 25% उसके पास इक्विटी है, 25% का 7 टाइम्स 7 गुना कितना ले ECB हम रेस कर सकते हैं कंपनी, सिंपल। लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा अगर ECB कितना है, अप टू $5 मिलियन तक है। तो मतलब हमें ये जो परसेंटेज है 7:1, जब हम फॉरेन इक्विटी होल्डर से ECB रेस करेंगे तो 7:1 की रेशो में करेंगे। मतलब अगर उसकी होल्डिंग 25% है तो 25% का 7 गुना इतना जितना भी आएगा वहाँ तक ECB रेस कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेटिक रूट। उससे ज़्यादा करना है तो अप्रूवल रूट है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा, ये रेशो हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम ECB रेस कर रहे हैं अप टू $5 मिलियन तक। तो ठीक है, सिंपल। उसके बाद पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स, ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। कि सपोज़ कंपनी ने दिसंबर में पैसा रेस कर लिया, कंपनी ने सपोज़ जनवरी में पैसा रेस कर लिया, लेकिन उसको चाहिए कब, जून में उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो जो जनवरी से जून का पीरियड है तब तक वो पैसे का क्या करे, तब तक वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देती है कंपनी। पैसा तो उसके पास आ गया फॉरेन होल्डर से, फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा आ गया, लेकिन जनवरी में पैसा रेस कर लिया, लेकिन उसको चाहिए कब था, जून में चाहिए था। तब तक उस पीरियड के लिए वो क्या करे, 6 महीने के लिए वो पैसे का क्या करेगी कंपनी, वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देती है कहीं पर, ताकि उस पैसे का यूटिलाइजेशन हो सके। इसको बोलते हैं पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स। हमने थोड़े टाइम के लिए पार्क कर दी गाड़ी, हम पार्क कर देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते। ऐसे ही कंपनी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देती है पैसे को, ECB प्रोसीड्स को, उसको बोलते हैं पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स। वेरी सिंपल, लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पता नहीं क्या होता है पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स। जितना मैंने बताया बस उतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कन्वर्जन ऑफ ECB। हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं ECB को इक्विटी में। अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पा रही, ECB का पैसा वापस नहीं दे पा रही कंपनी, तो उसको कन्वर्ट भी करा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। FDI के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, सेक्टर कैप कंप्लाई करना पड़ेगा, और जो इक्विटी का जो शेयर का प्राइस होगा वो प्राइसिंग गाइडलाइंस कंप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, ऊपर से पढ़ा है बस। अगर आपके पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो बस आप हेडिंग लिखाओ, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। लास्ट कन्वर्जन, अब मैंने बताया कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पार्शियल कन्वर्जन भी कर सकते हैं और कंप्लीट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ECB का थोड़ा सा पार्ट, 50% पार्ट, 40% पार्ट, 60% पार्ट कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में, उसको बोलेंगे पार्शियल कन्वर्जन। लेकिन अगर कंप्लीट कन्वर्जन 100% ECB को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में, उसको बोलेंगे कंप्लीट कन्वर्जन, सिंपल। अब बोरोवर ने एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी RBI को, पैसा रेस करने के लिए भी RBI से एप्लीकेशन ली थी, RBI को एप्लीकेशन लगाई थी, अब कन्वर्ट करने के लिए भी RBI को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी पार्शियल कन्वर्जन के लिए। इसमें क्या होता है, मंथली फाइलिंग चलती रहती है। जब भी कंपनी ECB रेस करती है तो RBI को मंथली फाइलिंग करती है। तो जब तक, अभी तो पार्शियल कन्वर्जन है, मतलब पूरी तरह कन्वर्ट या रीपे तो हुआ नहीं है, तो अभी भी मंथली फाइलिंग करनी पड़ेगी RBI को। ऑन द अदर हैंड कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है तो भी बोरोवर को अप्लाई करना पड़ेगा RBI को कंप्लीट कन्वर्जन के लिए, इसमें मंथली फाइलिंग बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हो गया ना, ECB तो बचा नहीं है, या तो वो इक्विटी बन गया या तो रीपे हो गया, ठीक है। और फाइलिंग कब करनी है, बोरोवर को कब फाइलिंग करनी है, 7 दिन के अंदर RBI को। जब भी ECB की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होंगी तो 7 दिन के अंदर फाइलिंग करनी है, मंथली फाइलिंग करनी है। मंथ खत्म होने के 7 दिन के अंदर RBI को फाइलिंग करेगा बोरोवर। जब तक ECB पूरी तरह रीपे नहीं हो जाती तो बोरोवर को मंथली फाइलिंग करनी पड़ेगी RBI को, कौन से फॉर्म में, ECB 2 में, ECB 2 में फाइलिंग करनी पड़ेगी 7 डेज में फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। सिंपल। पार्शियल कन्वर्जन होगा तब भी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है ECB की तब भी फाइलिंग करनी पड़ेगी RBI को, मंथली करनी पड़ेगी, कौन से फॉर्म में, ECB 2 में। कब तक, मंथ एंड होने के 7 दिन के अंदर। ख़त्म हो गया ECB, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।